rigorous practice. This seminar is on its terminal part. हम उसके समापन समारोह में उपस्थित हैं। हमने इतने दिनों में जो चर्चाएं की, मूल विषय जो था उसके साथ साथ 12 हमारे सब पॉइंट्स थे और लगभग प्रत्येक सत्र में 10 शोध पत्र रखे गए थे विद्यार्थियों के। 10 सत्र हुए। इस तरह से लगभग 96 के आसपास शोध पत्र पढ़े गए हैं। की नोट लेक्चर्स को ले लिया जाए तो लगभग 21 की नोट लेक्चर हुए हैं और हमारे जो प्लेनरी सेशंस थे जिसमें विशेषज्ञों के विशेष भाषण थे, जिसमें समय की सीमा में भी कुछ शिथिलता थी और उन्होंने अपने जीवन के अनुभव बताए, क्योंकि कभी कभी हमारा अपना पढ़ाई अलग होती है और अनुभव अलग होता है। आप लोग पैनल डिस्कशन में देख रहे थे तो वहां अपने ज्ञान के साथ साथ लोगों का अनुभव बोल रहा था। गोस्वामी जी अपने अनुभव बोल रहे थे, मुंडी जी अपने अनुभव बोल रहे थे, प्रोफेसर द्विवेदी अपनी अनुभव बोल रही थी। तो इस तरह से जो अपने एक्सपीरियंस होते हैं दे आर वैल्यूएबल, क्योंकि कभी कभी उनकी बातें तो हम किताबों में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो देन एंड देयर इंस्टेंट एक्सपीरियंसेस होते वो नहीं मिलते। सेमिनार सिंपोजियम में बैठने का सबसे बड़ा लाभ होता है। ऐसे प्लेनरी सत्र में 12 लेक्चर हुए, 15 लेक्चर हुए। इतने सारे इन लेक्चर्स के भीतर जो मूल विषय आए, सबसे पहला विषय था कि व्हाट शुड बी द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द प्रिंसिपल्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स behind the identification explanation of the principles। हमारे सिद्धांत कौन कौन से, किन चीजों को हम सिद्धांत कहें। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि क्या उसको हम सिद्धांत रूप में मान सकते हैं, क्या वो सिद्धांत की पूर्ण परिभाषा के अंतर्गत आता है, क्या उसको आंशिक रूप से सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, और अगर है तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे हो। सेकेंड, टीचिंग मेथडोलॉजी एंड एक्सप्लेनेशन मेथडोलॉजी ऑफ द प्रिंसिपल्स। हम कई बार अपने सिद्धांतों को बताने का प्रयत्न करते हैं और अभी चर्चा चल रही थी, डॉक्टर अनुपम पाठक जी थे, झालावाड़ा से दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्होंने, अच्छा पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि सर ये चीजें हटाई जानी चाहिए क्या। वाई टू टीच फिलॉसफी। मैं क्लासेस में जाता हूं तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि आप यहाँ चिकित्सा विज्ञान के छात्र आए और पहुंचते ही मैंने आपसे कहा मैं आपको दर्शन पढ़ाने जा रहा हूं। व्हाट फॉर, वाई शुड यू टॉलरेट मी। और तब उसके बाद वो रिलेशनशिप डेवलप करनी होती है कि व्हाट रिलेशन इट हैज विथ योर प्रॉपर साइंस ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लाइफ स्टाइल मेडिकेशन। ये रिलेशनशिप जब तक ये स्टाइल हम लोग नहीं सीखेंगे और दर्शनों को मानते रहेंगे कि इस प्रकार का, जैसे सर ने बताया, द्विवेदी सर ने, कि कोई चंदन दुकुलावृत आधा पैजामा इधर हो आधा उधर हो और अपने विचारों से भी कुछ विभ्रांत प्रकार का हो, तो उसी को हम लोग फिलॉसफर मान लेते हैं। ये अभिधारणा मूल रूप से हमारे बीच से समाप्त होनी चाहिए और इसके मूल कारण में है कि हम बच्चों को इस तरह से बता ही नहीं पाए कि दर्शन का क्या संबंध है हमारे जीवन के। जैसे मैं कहता था, कभी कभी बच्चों से कहता था कि प्रमित विषय पदार्थ, ज्ञान का विषय पदार्थ है। आज आपको हम क्लेविकल पढ़ाने जा रहे हैं, ज्ञान का विषय है वो हमारा पदार्थ है। आज हम आपको इंग्वाइनल सर्जरी पढ़ाने जा रहे हैं, ज्ञान का विषय है वो पदार्थ है। तो पदार्थ आप प्राइमरी में कक्षा 1 से शुरू करते हैं और अपने लाइफ के लास्ट नॉलेज तक आप पदार्थ विज्ञान ही पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते, क्योंकि जो कुछ भी ज्ञान का विषय है प्रमित विषय पदार्थ का, वो आपके प्रमिति का विषय है। इसी तरह से हमारा जो, तो तात्पर्य यह है कि हमारी ये स्टाइल क्या हो कि हम अपनी चीजों को इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकें कि वो हमारे शास्त्रीय अर्थों के साथ सार्वभौमिक अर्थों को भी निवेदित करें। इस पर भी डिस्कशन हुआ। इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ कि हाउ टू डिसेमिनेट दिस प्रिंसिपल्स, कैसे इन सिद्धांतों को हम जन साधारण के रूप में प्रयोग के लिए बताएं। जन साधारण में प्रयोग के लिए इन सिद्धांतों की जब तक उपयोगिता नहीं बताई जाएगी तब तक ये सिद्धांत लोकप्रिय नहीं होंगे। आप एक चीज जान लीजिए, 2 प्रोसेस हैं, रिवर्स फार्माकोलॉजी है और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है। अगर आपने अपने प्रभावों को अधिक बता दिया, उनको सिद्ध कर दिया, लोकप्रिय बना दिया, तो अपने आप उसके शिक्षण, उसके ज्ञान की व्यवस्था होने लगती है।
आयुर्वेद के प्रभावों के ज्ञान के कारण ही आज जन शिक्षण में उसमें रखने की व्यवस्था हो रही है। तो इस बात पर भी विचार हुआ कि हमारी शिक्षा नीतियों में क्या परिवर्तन हो। हमारा वेरी फर्स्ट की नोट लेक्चर जो डॉक्टर अनुपम पाठक के द्वारा था, शिक्षा नीति से शुरू हुआ और लास्ट पेपर भी शिक्षा नीति के ऊपर ही था कि आयुर्वेदिक एजुकेशन को मूल रूप से पूरी एजुकेशन पॉलिसी के भीतर कैसे ले आया जाए। हमने जो व्यवस्थाएं बताई वो एग्जैक्टली अप्लीकेबल हैं, अप्लीकेबल होना चाहिए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ दिशा इन विद्वानों ने निर्धारित करने का प्रयत्न किया। इसके बाद जो डिसिमिनेशन टेक्नोलॉजी थी कि कैसे इस ज्ञान को बढ़ाया जाए, तो इसमें जो विचार आए वो 3-4 विभागों में बांटे जा सकते हैं। पहला है कि यूज ऑफ द नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथडोलॉजी, जिसमें कि औषधीय विषयों का समावेश न हो, ऐसे सिद्धांतों को जनता के बीच में प्रचारित करना, बताना, उसकी ट्रेनिंग देना। जैसे हमारा सदाचरण है, सदव्यवहार है, सदवृत्त है, योग की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसके लिए आपको कोई फार्माकोलॉजिकल मेडिकामेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन सिद्धांतों को प्रयोग रूप में हम जनता को बता सकते हैं और जब प्रयोग रूप में धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू करें तो उसके मूल सिद्धांतों को भी बता सकते हैं। और वाइस वर्सा, दोनों ही तरीके हैं। जैसे कोई विद्वान है तो उसको आप सिद्धांत बताएंगे तब प्रयोग करेगा, कोई सामान्य व्यक्ति है तो प्रयोग करके लाभ देखेगा तब सिद्धांत को जानेगा। तो दोनों की टीचिंग की मेथोडोलॉजी अलग है। तो सबसे पहले जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं उसके डिसिमिनेशन का क्या तरीका रखा जाए, हाउ टू डिसिमिनेट इन पब्लिक। सेकेंड थिंग कि प्रिंसिपल रिलेटेड टू द हेल्थ। सेकेंड में सेल्फ मेडिकेशन प्रिंसिपल्स, जो अपने लिए चिकित्सा करने की विधियां हैं जन सामान्य में उनको कैसे प्रचारित किया जाए, जहां की व्यक्ति को यह बताया जाता है कि इतनी अवस्थाओं तक आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे सामान्य रूप से कहते हैं कि थोड़ी डायरिया हो तो आप नमक पानी लेना शुरू करिए, एक उदाहरण बता रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास अनेक विधियां हैं कि जहां आपको फर्स्ट हैंड हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट हैंड आप अपना ट्रीटमेंट जरूर कर सकते हैं और उसके लिए समुचित सिद्धांत आयुर्वेद में है। वो चिकित्सा के हो सकते हैं, हमारे इस मूल सिद्धांतों के हो सकते हैं, शल्य के हो सकते हैं। जहां भी इस प्रकार के सिद्धांतों का समुचित उपयोग दिखाई पड़े उसको जनता तक ले जाना। इसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, ये रिलेशनशिप बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यह रिलेशनशिप ने आज ऐसा खड़ा कर दिया है कि चिकित्सक लुटेरों की श्रेणी में आ गया है। मैं बड़ा स्ट्रेस करके इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि हॉस्पिटलाइजेशन रिलेशनशिप अगर इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया तो वैद्य के रूप में आपको जो ख्यात, यश और आपके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, दुखिताय शयानाय श्रद्धानाय रोगिणे नरो नरक पातिष्यात्, उसे बात करने में भी व्यक्ति नरक में चला जाता है। इतने जबरदस्त इथिक्स हैं। एक बड़ा कॉमन इथिक्स में बताया करता हूं कि एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन एग्जामिनेशन he or she must not feel insulted। जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने आवे, चाहे ओपीडी में आवे चाहे इंडोर में आवे, तो he or she must not feel insulted। आप उससे बात कर रहे हैं, चिकित्सक होते ही एक विचित्र सा गर्व होने लगा है और हॉस्पिटल में मरीज को इस ढंग से बात करते हैं कि जिससे उसकी अपनी कोई सत्ता न हो। यही से शुरू होती है रिलेशनशिप। एक इंटर्न उससे इस तरह से बात करता है कि जैसे उसकी अपनी कोई मर्यादा नहीं हो। कहां चले आए, बाहर बैठिए, इस तरह से। तो उसका अपने समाज का वो भी प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है, हो सकती है। इसलिए हमारे रिलेशनशिप हॉस्पिटलाइजेशन प्रिंसिपल केवल मेडिकेशन से स्टार्ट नहीं होते। हॉस्पिटलाइजेशन प्रिंसिपल स्टार्ट होते हैं द पेशेंट रिलेशन विद पेशेंट, पेशेंट रिलेशन विद डॉक्टर, पेशेंट रिलेशन विद स्टेट। और इस रिलेशनशिप के लाइन अंडरलाइन प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो किया गया तो जो मेडिकल असॉल्ट की घटनाएं हो रही हैं वो होती रहेंगी। वैद्यों के साथ कम है क्योंकि ये कुछ पढ़ लेते हैं चरक को। इसके बाद जो हमारे यहाँ एक सिस्टम की बड़ी कमी है वो है रेफरल सिस्टम। हॉस्पिटलाइजेशन में क्या कोई रेफरल सिस्टम भी है? आयुर्वेद में हम वैद्य हैं तो हम सब प्रकार की चिकित्सा कर सकते हैं। अभी द्विवेदी सर ने यहाँ डिस्कशन चल रहा था कि क्या इसका भी चिकित्सक नहीं होना चाहिए, क्या इसका भी चिकित्सक नहीं होना चाहिए।
डॉक्टर सुदामा सिंह यादव जी ने एक रेफरेंस दिया कि उसमें लिखा है कि हृदय के रोग को जानने वाले वैद्यों के पास ये होना चाहिए। यानी स्पेशलिटी की कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, और हमारे यहाँ किसी चीज को फिर से परिवर्तित करके देख करके चेक करने की परीक्षा कारणों ही कुशला भवंती। त्रीणि सशस्तीनि अस्ति शतानि वेदवादिनो भाषन्ते शल्य तंत्रे तु त्रीणेव शतानि। एक्सेप्टेंस है उसका। तो इस तरह से जो हमारे प्रिंसिपल हैं कि क्या हमारा रेफरल सिस्टम भी क्या हम बना सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, आर देयर एनी प्रिंसिपल्स अंडरलाइन। ऐसे सिद्धांतों को खोज करके हमारे यहाँ रेफरल स्टेटस की बात की जाए। ये जो 3-4 पॉइंट जो बिंदु हमने देखा, सुना, लोगों के विचारों को सुना कि हमारे हॉस्पिटलाइजेशन मेथोडोलॉजी के लिए ये टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं जो इन प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन को डिसेमिनेट करने के लिए हो। इसके बाद यूज ऑफ द कंटेम्पोररी टेक्नोलॉजी टू डिसेमिनेट, एक्सपाउंड एंड रिसर्च ऑन द प्रिंसिपल्स। हमारे इस समय की जो वर्तमान समय की टेक्नोलॉजी है, टूल्स हैं, अन्य शास्त्रों का ज्ञान है, अपने शास्त्र की विधा को बताने के लिए उसका कैसे समुचित प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसी के बाद एक समस्या भी आई। कुछ सेमिनार में कुछ लोगों की बातचीत में मैंने देखा कि अगर हम कोई पार्लेंस खोजते हैं तो पार्लेंस कितना उपयोगी है, कब तक का उपयोगी है। जैसे बीज भाग से अवयव की बात करें तो अगर हमारे पास जीन की टेक्नोलॉजी नहीं पता है तो हम उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दें। क्रोमोसोम नहीं पता है तो एक्सप्लेनेशन कैसे दें। एक बड़ा उदाहरण मैं बच्चों से बताया करता हूं। वो बात चर्चा में आई कि जैसे आज सर बैठे हैं रविगुण के, इन्होंने कहा कि बोहेरिया डिफ्यूजर जो है पुनर्नवा है। पुनर्नवा एक आयुर्वेदिक प्लांट है विद सर्टेन मॉर्फोलॉजी, सर्टेन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, और बोहेरिया डिफ्यूजा एक बॉटनिकल प्लांट है विद सर्टेन फ्लोरल डायग्राम। बोहेरिया डिफ्यूजा का निश्चित फ्लोरल फार्मूला है, वो बोहेरिया डिफ्यूजा है। दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों की मॉर्फोलॉजी को हमने टैली किया, हमको लगा कि ये प्लांट को बोहेरिया डिफ्यूजा को पुनर्नवा माना जा सकता है, या ये पुनर्नवा है, इसको बॉटनिकली ऐसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। काम चल रहा था, सब घूमते गए इतने जीवन के अनुभव में। एक दिन पहाड़ पर इनको एक ऐसा प्लांट मिला जो फार्माकोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली भी हमारे आयुर्वेदिक प्लांट की कंसेप्ट से ज्यादा नजदीक था, और फार्माकोलॉजिकली भी जब लैब में ले आए, टेस्ट किए तो पता चला कि वो उससे ज्यादा नजदीक है। उसमें छिन्न रुहा, भूअस्तारिका, पुनर्नवीनम भवत पुनर्नवीनम करोति च, ये सारी प्रॉपर्टीज मिलती गई। अब सर आए तो उन्होंने कहा बताओ ये पुनर्नवा होना चाहिए या बोहेरिया डिफ्यूजा को पुनर्नवा कहें। तो हमारे ज्ञान के जितना अपडेट होता जाता है हमारे पार्लेंस में परिवर्तन आता है। इसलिए जब भी हम लोग किसी चीज के पार्लेंस बनाने की कोशिश करें तो एक्सप्लेनेशन के लिए उदाहरण के स्वरूप में लें, न कि ऐसा मान के लें कि यह यही है। अभी कल चर्चा चल रही थी, सर ने या किसी ने ये कहा था कि जब तक हम कहते हैं कि यह ऐसा है तब तक तो ठीक है। ऐसा किसका था, पालीवाल जी का या सर का था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम यह कह देते हैं कि यह यही है तब हमारे लिए परेशानी पैदा होती है। तो ज्ञान की इस विचारधारा को रुकना नहीं चाहिए। जिस चीज को हम जैसा मानते हैं उसके आगे भी संप्रयोग होने चाहिए, और उन विधाओं पर कार्य करते हुए अगर नवीन शोध आते हैं तो उसके अनुसार उसके पार्लेंस को स्वीकार करना चाहिए। सिद्धांतों को भी अक्षुण्ण रहेगा। फिर इन सिद्धांतों की ट्रेनिंग, आइडेंटिफिकेशन, उनके एप्लीकेशन, इन पर विचार किया गया। लोगों ने अपने अपने विचार दिए। इन विचारों को हम लोग, हमारी टीम, देवानंद जी इस पर लगे हुए हैं, दिनेश जी हैं, हम लोग इसको कंसाइज करेंगे और कोशिश करेंगे इसको एक पेज के भीतर के जितने पेपर प्रस्तुत हुए हैं उनके मूल विचारों को आपके सामने रखा जाए, और फिर एक नवीन विधा इस पर ये हो कि हम डिस्कशन करके इसके मूल तथ्यों को जान सकें कि इस पूरे सेमिनार का निष्कर्ष क्या रहा, और अगर उचित हो तो ये चीजें सब तक भेजी जाए, शासन तक भेजी जाए। इसी के साथ इस सेमिनार का जो विचार विमर्श का क्रम था वो समाप्त हुआ, और फिर से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for that